किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों की मांग पर अनुदानित बीजों की बिक्री तिथि 31 जनवरी तक बढ़ी। दिसंबर तक 79 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन, 3 लाख टन का निर्यात। सरकार 5000 टन तुअर दाल का करेगी आयात। यूपी, आंध्र, उड़ीसा को सूखा राहत के लिए मिले 2500 करोड़। देश भर में गेहूं, चना, दलहनी फसलों की बुआई में भारी गिरावट। बुंदेलखंड के पशुपालकों को मिलेंगे निशुल्क चारा बीज। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की मांग पर रबी 2016 में प्रमाणित अनुदानित बीजों की बिक्री तिथि 31 जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के कृषि मंत्री के अनुसार अनुदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण की तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त 50 जिलों बागपत, गाजियाबाद, हाथरस, एटा, आगरा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, मऊ, बलिया, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, गोंडा और बलरामपुर में किसानों को विशेष राहत देने के लिए गेहूं, दलहन एवं तिलहनी फसलों में राज्य सेक्टर से अनुदान की धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। इन जिलों में रबी बीजों पर गेहूं में 600 रुपए प्रति क्विंटल, दलहन में 1700 रुपए प्रति क्विंटल तथा तिलहन में 1200 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। उद्योग संगठन भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा के अनुसार चीनी सत्र 2015-16 के पहले 3 महीनों में देश का चीनी उत्पादन 6.5% बढ़कर 79.8 लाख टन हो गया, जबकि समान अवधि में इसका निर्यात 3 लाख टन रहा। इस्मा द्वारा जारी ताजा उत्पादन आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष के अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में देश का कुल चीनी उत्पादन बढ़कर 79.8 लाख टन हो गया, जो पूर्व वर्ष की समान अवधि के 74.9 लाख टन के उत्पादन से अधिक है। महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन बढ़कर 33.7 लाख टन हो गया, जो पिछले वर्ष के 32.6 लाख टन के उत्पादन से अधिक है। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन चालू सत्र की अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में मामूली बढ़त के साथ 18.3 लाख टन हो गया, जो वर्ष भर पूर्व की समान अवधि में 16.9 लाख टन था। वहीं कर्नाटक में चीनी का उत्पादन बढ़कर 15.5 लाख टन हो गया, जो पहले 12.4 लाख टन था, जबकि गुजरात में उत्पादन पहले के 3,88,000 टन से बढ़कर 4,40,000 टन हो गया। सरकार ने अगले माह से दाल की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 5000 टन तुअर दाल के आयात का फैसला किया है। वर्ष 2015 के मुकाबले घरेलू उत्पादन में मामूली सुधार के कारण वर्ष 2016 में दाल की कीमतों में और वृद्धि होने की आशंका के मद्देनजर सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश रखने के लिए यह योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को केंद्रीय सहायता के रूप में 2500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से आंध्र प्रदेश को 433 करोड़ 77 लाख रुपए, ओडिशा को 815 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश को 1304 करोड़ 52 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। सूखे से खरीफ की फसल अरहर, उड़द तो चौपट हुई ही, अब रबी की फसलों गेहूं, सरसों और चना पर भी मौसम का ग्रहण लग गया है। पूरे यूपी में रबी की बुआई का रकबा इस बार 18% घट गया है। इस साल प्रदेश में महज 82% रकबे में ही रबी की फसलों की बुआई हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा कि इस समय मौसम में चल रही गर्मी गेहूं के लिए खतरा बन सकती है। इस साल गेहूं की बुआई का रकबा देश भर में 6.22% घटकर 281.7 लाख हेक्टेयर रह गया है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इससे न केवल यूपी बल्कि पूरे देश में अनाज संकट गहराने के आसार हैं। प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों में अन्ना प्रथा उन्मूलन योजना के तहत अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन, संवर्धन तथा संरक्षण के लिए चौकस व्यवस्था की है। इसी क्रम में एक विशेष योजना के तहत पशुपालकों को निःशुल्क चारा बीज किट उपलब्ध कराया जाएगा।
कृषि विभाग की इस योजना का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में दुधारू पशुओं के लिए पूरे साल हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त गायें व भैंसें पैदा कर दुग्ध उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सके। आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं कि अनाज व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। गेहूं लखनऊ में 1670 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 1550 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 1620 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1550 रुपए और सहारनपुर में 1640 रुपए प्रति क्विंटल। चना लखनऊ में 5650 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 5100 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 5400 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 5455 रुपए प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 5310 रुपए प्रति क्विंटल। चावल लखनऊ में 2080 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 2300 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 2200 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 2155 रुपए प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 2060 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर लखनऊ में 8050 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 8900 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 9150 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 7510 रुपए प्रति क्विंटल। उड़द लखनऊ में 9365 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 9400 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 8900 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 7230 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग लखनऊ में 10200 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 9000 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 8850 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 6420 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 7230 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर लखनऊ में 7640 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 8800 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 7000 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 6410 रुपए प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 8050 रुपए प्रति क्विंटल। आलू लखनऊ में 550 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 500 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 440 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 430 रुपए प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 390 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज लखनऊ में 1400 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 1000 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 1125 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1420 रुपए प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 1130 रुपए प्रति क्विंटल। लहसुन लखनऊ में 9300 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 2500 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 6800 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 6250 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 6130 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर लखनऊ में 1850 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 500 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 1450 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 2400 रुपए प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 1110 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अदरक लखनऊ में 3550 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 2000 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 3100 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 4390 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ गोरखपुर में 3900 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 2475 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 2520 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2515 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद
मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मौसम में बदलाव तो प्रकृति का नियम है और ये बदलाव तो होते ही रहेंगे, मगर हमें खास तौर पर यह ध्यान देना होगा कि किन मौसमों में हमको क्या क्या सावधानी रखनी है जिससे कि पशुओं में नुकसान ना हो। और ये तो आप जानते ही हैं कि पशुओं में नुकसान मतलब अच्छी खासी आर्थिक क्षति, क्योंकि पशु काफी महंगे आते हैं। और इसी संबंधित हमारा आज का विषय भी है बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर VK सिंह, उप निदेशक पशुपालन निदेशालय लखनऊ से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल, क्योंकि मौसम में इतनी अस्थिरता है, एक ठंडा काफी ज्यादा थी, उसके बाद अब एकदम से ठंड गिर गई, दिन में गर्मी हो रही है, रात में ठंड हो रही है, तो ऐसे में क्या क्या देखभाल हमारा किसान करे? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि हमारे प्रदेश में 7 करोड़ 39 लाख पशुधन है, जिनके के उत्पादन से आज हम दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं। लेकिन जैसे ही ये मौसम में परिवर्तन होता है, पशु का उत्पादन गिर जाता है। तो इससे एक तो नुकसान ये होता है कि दूध की उपलब्धता कम हो गई, दूसरा उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। तो इसलिए मुख्यतः ये ध्यान देना चाहिए कि हमें नवजात बच्चों को और जो ताजी नवजात ब्याई हुई गाय या भैंसे हैं उनकी उसी प्रकार से देखभाल करें जिस प्रकार की हम लोग शीत ऋतु में अपनी देखभाल करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत ही अहम बात कही है कि जिस तरीके से अपनी देखभाल करते हैं उसी तरीके से पशुओं की देखभाल करें और नवजात जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करें। तो प्रश्न तो घूम के वही आ गया कि आखिर क्या देखभाल करें? बिल्कुल, देखभाल में देखिए मुख्य बिंदु ये है कि ठंड से बचाएं। ठंड से बचाने के लिए क्या है कि बहुत साधारण रूप से पशुशाला में पशु को बांध के रखें। पशुशाला ये जरूरी नहीं है कि पक्की ही हो, अगर आपका छप्पर भी पड़ा हुआ है वहां भी बांध सकते हैं। ये मतलब हुआ कि बाहर पेड़ के नीचे ना बांधे, खुले में रात में बांध दिया आपने और पशु को ठंड लग जाएगी। दूसरी चीज, अंदर जहां पशुशाला में पशु को रखें वहां पशुशाला की खिड़कियों और दरवाजों पर जिसमें राशन आता है वो बोरे होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हों चाहे वो जूट के हों, उनको खोल के उस खिड़की पे ढक दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि उस पशु का मुंह दरवाजे या खिड़की की तरफ से न हो ताकि सीधी हवा पशु पर न लगे और उससे निमोनिया या अन्य बीमारियां होने की संभावना बढ़े। मतलब कहीं ना कहीं ये जो ठंडी हवा चलती है इससे बचाव करना है। अब ये तरीके अलग अलग हो सकते हैं, टाट बांध करके या मुंह दूसरी तरफ कर लें।
हवा से बचाव होना चाहिए। बिल्कुल, शरीर का तापमान जो पशु का है वो हमें बनाए रखना है जी। बाहर के तापमान क्रम है, तो ऐसा ना हो कि ठंडक हो। तो उसके लिए एक और ही साधारण सा उपाय बता रहा हूँ, जिसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, कि आप उसको जो बोरा बताया था मैंने डालने के लिए, वही जूट का बोरा, उसको जैसे कि इधर बोलते हैं झूल बोलते हैं, उसको 3 तरफ से, आगे से खुला होता है, पीछे और एक साइड की और सिलाई खोल लें, और एक जहां पर सिलाई है उसको उसकी पीठ पर डाला जाए और खुला हुआ हिस्सा नीचे रखा जाए। तो इसमें एक विशेष ध्यान ये भी रखना है कि आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ एक सुतली बांध ली जाए, ताकि वो झूल खसके नहीं। जी जी। और इस झूल को बचाने से क्या फायदा होता है कि खसकेगी नहीं और पशु को ठंड नहीं लगेगी। मुख्यतः आहार के रूप में हम अगर बात करें तो एक तो पशु को दिन में चराई पे भेजें जी। अगर ज्यादा दूध देने वाला पशु है और हम आप चराई पे नहीं भेज सकते हैं तो उसको खुले स्थान पर बांध दें, ताकि सीधे सूर्य का प्रकाश उसके शरीर को लगे जी। और एक प्रमुख चीज और बताने जा रहा हूं, जो कि खान पान में ध्यान किसान भाई लोग दें, कि ये नहीं कि ठंडा रखा हुआ पानी सुबह पशु को पिला दिया, हैंड पाइप को चला लें, उसके बाद जो शुद्ध पानी निकले, थोड़ा गर्म निकलता है वो, उसको पानी को पिलाएं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तालाब का पानी कदापि ना पिलाएं, जिससे कि परजीवी का संक्रमण भी हो सकता है। और इसी तरह खाने में हरा चारा, मतलब मुख्यतः जो है खाने पीने में ध्यान देना है जी, और पानी में ध्यान देना है। खाने पीने में ध्यान ये देना है कि कुछ भी संक्रमित ना हो, स्वच्छ हो, ताजा हो, और पानी भी स्वच्छ हो और ताजा हो। रखा हुआ पानी काफी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। उसके लिए है कि बाल्टी में निकाल लिया, थोड़ा धूप में रख दिया, उसके बाद पिला दें। कि जैसे कई बार किसान क्या करता है, हरा चारा ले आया, हरा चारा डाल दिया कि हरा चारा खिलाने से और ज्यादा दूध बढ़ जाएगा, तो केवल हरा चारा भी ना खिलाएं। हरा चारा देना है तो दोपहर के बाद डालें, बरसीन दे या कोई भी घास काट के लाए हो तो वो चीज दोपहर के बाद दें, जिससे कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और वो भी सुबह नुकसान कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, आहार की आपने बात कर ली कि हरा चारा खिलाएं, तो हरे चारे की बात की, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, क्या भूसा ना खिलाएं? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि हरा चारा, जो कई लोग सोचते हैं ना कि ज्यादा प्रोटीन की मात्रा है, हम केवल हरा चारा खिला दें, वो ना खिलाएं। भूसा दें सुबह के समय, और दोपहर में यानी कि अपराह्न में हरा चारा दें, और वो भी कम मात्रा में दें। हरा चारा और भूसा दोनों मिला के दें। और जैसे कि भूसा देना है तो उसको सानी करके, गीला करके ना दें, सूखा ही करके दे दें। तो उसको सुबह के समय की बात, दोपहर में देंगे, उसमें आप दे सकते हैं। सुबह 6-7 बजे जो दिया जाता है उसमें पानी की मात्रा कम से कम रहनी चाहिए जी। और एक चीज और इसी के साथ में, हरा चारा दे दिया आपने, भूसा दे दिया, लेकिन चूंकि तापमान ज्यादा होता है, शरीर की जो हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट यानी कि श्वसन तंत्र और इसके तरह जो तापमान नियंत्रित करने में दिक्कत आती है, तो पशु को खाना ज्यादा देना चाहिए। उसका जो मिनरल मिक्सचर है या खली की मात्रा है, इसमें बढ़ा देनी चाहिए। और जो हमारे दुधारू पशु हैं, उसमें भैंस जैसे है, तो उसको जितना दूध दे रही है उसका मोटे तौर पे आधा, यानी कि 10 दाने की बात कर रहे हैं? दाने की बात कर रहा हूँ। तो जो दाना देना है आपको, तो वो 5 किलो, अगर 10 किलो दूध दे रही है भैंस तो 5 किलो देंगे, और अगर गाय है तो उसको 1/3 देंगे। किसान भाइयों, ये बात खास तौर पर ध्यान में रखिए कि जाड़ा है और उसमें विशेष ध्यान जो देने की जरूरत है वो ये कि जो भी आप दाना दें, आपकी भैंस हो या गाय हो, डॉक्टर साहब गाय पर भी यही नियम लागू होता है? हाँ, बिल्कुल। अगर भैंस हो कि गाय हो, उसका जितना दूध दे रही है उसका आप आधा दाने के रूप में जरूर दें। डॉक्टर दाना तो ये तो आहार की बात हो गई, पानी की बात भी हो गई, रहने की बात भी हो गई, और क्या विशेष ध्यान दे सकते हैं? क्योंकि इस समय जो वर्तमान स्थिति चल रही है, इसमें दिन में तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो रही, लेकिन रात में अचानक बहुत ज्यादा ठंड हो जा रही है। इससे आम जनजीवन, जो आम लोग भी हैं, वो सब बीमार पड़ रहे हैं काफी ज्यादा। तो पशुओं को क्या ऐसे ध्यान दिया? देखिए, एक तो ये देना है कि अगर पशुपालक का पशु चरने गया तो वो शाम को जब सूर्यास्त होने से पहले घर पे आके उसको बाड़े के अंदर कर दीजिए। ये नहीं कि रात होने के बाद अंदर करेंगे तो तापमान नियंत्रित करने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज ये है कि पशु आया, उसके बाद जो पशुशाला में अगर छप्पर पड़ा है तब तो ठीक है। कुछ हमारे पशुपालक ऐसे हैं जिनके यहाँ टीन पड़ी हुई है, टीन चाहे लोहे की हो सकती है चाहे एस्बेस्टस की हो, तो उसके ऊपर भी गन्ने की खोई या पता सरपत वगैरह डाल दें, ताकि एक बाहर वातावरण नियंत्रित करने के लिए हो। कि लोहा आप जानते हैं कि सुचालक है, जैसे ही मौसम परिवर्तन ठंडा या गर्म होगा वो गर्म होता है, इससे भी हम 2 से 3 डिग्री तापमान पशुशाला का कम कर सकते हैं। क्या कोई सरकारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं जो मौसम बदल रहा है आम लोगों के लिए, जैसे कि रैन बसेरा बन रहे हैं, तो क्या कुछ जानवरों के लिए भी कुछ ऐसा ही हो सकता है या कुछ चल रहा है ऐसा? देखिए,
बहुत अच्छी बात है कि जितनी हमारी आपदाएं हैं, जो भी दैवीय आपदाएं थीं, उसमें सूखा था, बाढ़ था, भूकंप था, और अभी शीतलहर भी शामिल कर लिया गया है। तो शीतलहर से बचाव के लिए भी इसी प्रकार से सरकार की ओर से, विभाग की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं कि अगर कहीं पर चारे की कमी है, पशुपालक के पास चारा नहीं उपलब्ध है, तो जो राहत शिविर है उसमें पशु रहेगा और उसके लिए 70 रुपए प्रति पशु, प्रति बड़े पशु, और 35 रुपए प्रति छोटे पशु की दैनिक रूप से अनुमानियता की गई है कि इतनी धनराशि का उसको चारा और पानी की व्यवस्था की जा सकती है। शेल्टर यानी कि जैसे कि मानव का देखा आपने, इसीलिए पशु के लिए भी अंदर छाया में रखने की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है, और विशेषकर हर जिले में इसका व्यवस्था की जाती है, और कई जगह कैंप लगाए भी गए हैं, विशेषकर बुंदेलखंड में, जहां पर इस प्रकार की सुविधा दी जा रही है। और इसी के बगल में ही चिकित्सा की भी व्यवस्था रहती है कि अगर कोई पशु दौड़ने भागने में, शिविर में आने में गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, या कोई और चोट लग गई उसको, या बीमारी आ गई, तो उसका भी बचाव उसी शरणालय स्थल पर ही किया जाए। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अहम बात है। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या है, मतलब ठंड से तो बचाव करेंगे ही, अगर रोग उसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है उसका समाधान भी करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह व शाम के समय आसमान में धुंध के साथ कोहरा छाया रहा, कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में दिन व रात के तापमान में कुछ और कमी आ सकती है। सुबह व शाम के समय प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में घना कोहरा हो सकता है। इसी बीच प्रदेश का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज में बदलाव से किसानों के साथ कृषि वैज्ञानिक भी परेशान हैं। शीतलहर शुरू न होने से गेहूं, मटर तथा चना की फसलों को नुकसान हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में यदि मौसम सर्द न हुआ तो गेहूं की उत्पादकता 50% तक गिर सकती है। किसान भाई खेतों में खड़ी सभी फसलों एवं सब्जियों की नियमित निगरानी करते रहें और उनमें नमी बनाए रखें। हवा में अधिक नमी के कारण आलू तथा टमाटर में अगेती झुलसा रोग आने की संभावना है, अतः फसल की नियमित निगरानी करते रहें। नवरोपित फलदार पौधों को ठंड से बचाने के लिए उन पर पुआल से छाया कर दें, साथ ही तने के आसपास नमी बनाए रखें। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए बंद स्थानों पर बांधें और उन पर सुबह शाम झूल डालें। तो किसान भाइयों, यह थे मौसम समाचार, और कुछ नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।